टॉपिक डालो न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे किसके बारे में करेंगे, न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस पे जो अल्फा डीके बीटा डीके होता है, ठीक है, गामा रेज वगैरह निकलती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो किसी भी एटम को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किसी भी एटम को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक्स, एक्स का सिंबल है, यहाँ पे लिखते हैं जेड, जेड से क्या डिनोट होता है, एटॉमिक नंबर, और ए आपका क्या डिनोट करता है, एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी एटम को इस तरह से डिनोट करते हैं, सिंबल ऑफ एटम। ठीक, अब आती है बात, Z जो है, Z क्या होता है आपका, Z आपका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर का कैसे डिसाइड होता है, एटॉमिक नंबर वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसमें उतने ही नंबर ऑफ, सॉरी उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो Z जो होता है, Z को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और विच इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए क्या होता है, ए होता है आपका एटॉमिक मास, मास नंबर बोले, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर, और विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपका एटॉमिक मास नंबर कहलाता है। अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन अगर मैं बोलूं तो ये होता है 1.672 into 10⁻⁻27 kg। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674, 1.674। जो न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली थोड़ा सा हेवियर होता है, उसका मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, होता है 1.674 into 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जो जानते हो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया आपके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, और कैलकुलेशन पर्पस एक्चुअल में जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बिल्कुल बराबर नहीं होते, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए या फिर इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के अप्रोक्सीमेटली हम लोग इक्वल मानते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं हमको, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है आपका, सेकंड लिख लो उसको, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स combined form न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बताई दिया, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
ठीक है, अब 1 AMU क्या होता है? AMU मास को जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग करते हैं मेजर में, ठीक है। जैसे मैंने A था, A क्या था आपका? A उसका एटॉमिक मास नंबर था, और इसकी यूनिट क्या होती है, सो हम लोग इसको एटॉमिक मास यूनिट AMU में डिनोट करते हैं। तो AMU क्या होता है आपका? नियरेस्ट वैल्यू ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस या एटम, ठीक है। नियरेस्ट वैल्यू ऑफ मास ऑफ एटम, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ मास ऑफ एटम या मास ऑफ न्यूक्लियस लिखो, मास ऑफ न्यूक्लियस डिफाइंड इन मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स है। नियरेस्ट वैल्यू ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस डिफाइंड इन AMU। AMU आपके एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 AMU जो एटम होता है, 1 AMU की वैल्यू, अगर मैं C12 एटम, C12 ले लूं, कार्बन का एटम ले लूं, और उसको मास ऑफ C12 एटम एट रेस्ट, मास ऑफ C12 एटम एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे रहना चाहिए पार्टिकल। इसको डिवाइड कर दो किससे? 12 से, तो वो आएगी वैल्यू 1 AMU के बराबर, ठीक है। मास ऑफ C12 एटम एट रेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो दैट इज इन ग्राउंड स्टेट, दैट इज इन ग्राउंड स्टेट। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 AMU के बराबर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 AMU जो आता है, 1 AMU की वैल्यू अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं ये एटॉमिक, ठीक है। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग 1 AMU, तो 1 AMU इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और मुझे पता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है उसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के इक्वल लिखता हूं। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप लोग 1 AMU का मतलब समझोगे मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन पर्पस के लिए दोनों को इक्वली समझोगे आप, और विच इज इक्वल टू 1 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, और वो 1 AMU के बराबर होंगे, ठीक है। अब आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंट। आइंस्टाइन ने बोला कि मास, किसी बॉडी में मास है तो मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एनर्जी है तो एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस या मास एनर्जी रिलेशन, कुछ भी लिख दो। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो एनर्जी होती है किसी बॉडी की, अगर उस बॉडी में मास है तो उसमें एनर्जी होगी ही होगी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ई इक्वल टू, अगर उस मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो ई इक्वल टू mc² लिखोगे। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एम जो है वो है मास ऑफ जिस बॉडी की आप एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो, मास को कन्वर्ट कर रहे हो एनर्जी में, जितने मास को कन्वर्ट कर रहे हो वहां पे एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सपोज करो मैंने मास ले लिया, अगर मैंने मास ले लिया सपोज करो 1 AMU, मतलब मैं एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो एक प्रोटॉन को अगर मैं पूरी एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक प्रोटॉन को अगर मैं पूरी एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मास 1 AMU ले लिया मैंने, ई इक्वल टू लिखूंगा मैं 1 AMU इंटू सी का स्क्वायर। आप वैल्यू डालेंगे, 1 AMU की वैल्यू होती है कितनी, 1 पॉइंट, अभी पढ़ा था मैंने 66 इंटू 10⁻⁻27। लाइट की स्पीड की वैल्यू डालो 3 इंटू 10⁸8, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, और ये AMU में। तो इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी, मैं इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूंगा,
तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 931.478। ये आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली मैंने, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे आप लोग तो ये आएगा 931.47। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 931.5 हो जाएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 AMU मास में कितनी एनर्जी है। 1 AMU मास में को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं मास में कन्वर्ट करूंगा तो वो मास आएगा 1 AMU। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास और एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 AMU देखो, तो एनर्जी आपके पास, अब यहां से रिलेशन निकालो, एनर्जी 931.5 ये किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इक्वल टू मास कितना है 1 AMU इंटू सी का स्क्वायर, इंटू सी का स्क्वायर। तो यहां से आप 1 AMU की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 AMU क्या हो जाएगा, 1 AMU हो जाएगा आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जब भी कन्वर्ट करना हो 1 AMU को तो 931.5 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर का यूज करेंगे हम लोग। आई बात समझ में नहीं होती है अप्रॉक्स। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन P प्लस, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरह से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, रेडियस क्या होगा, इसके सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस, इसको रेडियस बोलेंगे। तो इसकी रेडियस जो होती है, रेडियस, न्यूक्लियस रेडियस, इसका जो ऑर्डर होता है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो फर्मी में होता है। इज द ऑर्डर ऑफ फर्मी लिख दो, 1 फर्मी, फर्मी लिख दो। और 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, 1 फर्मी, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है जनरली वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, अब देखो, जो किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है आर, सॉरी, किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होती है, किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी आर, वो इक्वल होती है R0 A की पावर 1/3 के। R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद देखो, रेडियस जो होती है वो R0 A की पावर, A क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर। R0 क्या है, R0 को बोलेंगे हम लोग एम्पिरिकल कांस्टेंट। R0 आपका एम्पिरिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है एम्पिरिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस निकालोगे तो यहां से निकलेगा R इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3। ठीक है, जितना ज्यादा उसका मास नंबर होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा A होगा एटॉमिक मास नंबर उतना ही ज्यादा, इसलिए जो हैवी न्यूक्लियस होता है, जो भारी न्यूक्लियस होता है, उसकी न्यूक्लियस की रेडियस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम
लिथियम, उनके कंपैरिजन में उसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, सिंपल सी बात है, उतना ही ज्यादा रेडियस होगा। अब आते हैं इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? अब जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ये आपस में बंधे हुए हैं, ये तो मतलब कोई ना कोई एनर्जी जो है वो इनको आपस में जोड़ के रखी हुई है। तो वो एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? उस एनर्जी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? देखो, जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को हम लोग एनर्जी देते हैं। आपने पढ़ा था किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएगा? हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं एनर्जी देता हूं तो वो एक्साइटेड हो जाता है। उसी तरह से अगर मैं इन न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी दूंगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी दूंगा, तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि किसी न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी दी जाए कि इसके जो कंस्टिट्यूट्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो सब एक दूसरे से दूर चले जाए। कहां चले जाए? इन्फानाइट पे चले जाए। कितनी दूरी से चले जाए? इन्फानाइट डिस्टेंस पे चले जाए। उसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। उसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, it is the energy given to a nucleus, किसी न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी दी जाए, गिवन टू अ न्यूक्लियस, so that its ठीक है, कंस्टिट्यूट, सो दैट इट्स कंटेंट बोल दो आप, सो दैट, किसी का मैसेज आया, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट its content separate from each other and reach to separate from each other, एक दूसरे से अलग हो जाए, separate from each other। और यहां पे लिख देना दैट इज न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स को अलग कर रहे हैं हम लोग, दैट इज न्यूक्लियॉन्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज न्यूक्लियॉन्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। न्यूक्लियॉन्स को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचा रहे हैं, तो उसको पहुंचाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसको इतनी एनर्जी दे देंगे तो ये इसके कंस्टिट्यूट में अलग हो जाएगा। ठीक है, अपने अपने न्यूक्लियॉन्स अलग हो जाएंगे, सॉरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर जैसे ये था न्यूक्लियस आपका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कैसे भी रख सकते हो आप। इसको मैंने एनर्जी दी बाहर से, कितनी? बाइंडिंग एनर्जी दी। अभी कैसा सिस्टम है? अभी तो स्टेबल सिस्टम है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, अभी स्टेबल सिस्टम है। जब मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसके प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, प्रोटॉन अलग हो गया, न्यूट्रॉन अलग हो गया। ठीक है, प्रोटॉन अलग, मान लो इसमें 3 प्रोटॉन थे, 3 न्यूट्रॉन थे, तो ये अब किस तरह का सिस्टम बन गया? ये अब ये अनस्टेबल सिस्टम बन गया, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों अलग अलग हो गए। तो स्टेबल सिस्टम से अनस्टेबल सिस्टम में बनाने में इसको जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। आई बात समझ में? ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कब कहाँ अलग हो जाएंगे? जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे।